प्यारे बच्चों, हम लोग आज विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। माना दो चार्जेज हैं Q1 तथा Q2। मान लेते हैं ये बिंदु A और B पर हैं और इन वस्तुओं के द्रव्यमान या बिंदु द्रव्यमानों के द्रव्यमान M1 व M2 हैं। M1 द्रव्यमान का एक कण है, उस पर आवेश Q1 है। M2 द्रव्यमान के कण पर आवेश Q2 है। ये पॉइंट A और B पर हैं जो परस्पर r दूरी पर हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। इनके बीच लगने वाला कूलाम बल जो होगा Fe, the electrostatic force or Coulomb force between these charges, Fe equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। एंड तथा गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से Fg कह लें इसको। यहाँ पे E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए और G यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट मासेस, Fg इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। लेट इसको हम इक्वेशन 1 और 2 का लेते हैं। ये वैद्युत बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इनका हम कंपैरिजन करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं Fe अपान Fg इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अपॉन में ये पूरा फैक्टर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। r स्क्वायर G m1 m2 इक्वल टू r स्क्वायर कैंसल आउट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G नीचे रहेगा Q1 Q2 बाई M1 M2 1 अपान G। फिनो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हम जानते ही हैं 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इनकी वैल्यूज को पुटअप कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 और G की वैल्यू को पुटअप कर दें 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 और Q1 Q2 अपान M1 M2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो पॉइंट मासेस और पॉइंट चार्जेस के बीच के हैं, Fe अपान Fg। अगर हम देखें, अभी ये हमने दो चार्जेज ले लिए हैं
अगर हम ये कहें कि ये चार्ज प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है या कोई और पॉइंट मास है, तो मान लें कि प्रोटॉन अगर हो, प्रोटॉन के लिए Q1 चार्ज क्या होगा इसका 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलाम, और उसका मास होगा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। अगर हम दूसरे चार्ज को मान लें इलेक्ट्रॉन, तो इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। अगर हम यहाँ तुलना करें कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना होता है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ देखेंगे 10 टू पावर -19 और 10 टू पावर -19, तो 10 रेज़ टू पावर -38 यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये फैक्टर यहाँ पे ही है 9 इंटू 10 पावर 9, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 Fe/Fg की वैल्यू है। (1.6 स्क्वायर) 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, और मासेस रखेंगे हम इन दोनों 1.67 इंटू 9.1 और यहाँ पे -31 और -27, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -58। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा है। इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दो प्रोटॉन मान लें, Q1 Q2 दोनों को प्रोटॉन मान लें, तो इसी प्रकार से सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज़ टू द पावर 36 टाइम्स बड़ा मिलता है। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को मान लें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज़ टू द पावर 43 टाइम्स बड़ा मिलता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत स्ट्रांग है। यहीं पर हम ये भी बात कर लें कि गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नंबर 1 पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल ये सदैव आकर्षण का ही, अट्रैक्शन का हमेशा होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स, ये अट्रैक्शन आकर्षण और रिपल्सन दोनों हो सकता है।
वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण का ही होता है। नंबर 2 पॉइंट, फार्मूले को अगर देखें कि ये वैद्युत बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला तो सदैव यही रहता है। दो बिंदु आवेशों के बीच के वैद्युत बल का फार्मूला भी यही रहता है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बता रहा है कि दो आवेशों के बीच का यह बल का फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब उन आवेशों के बीच का माध्यम वैक्यूम होगा, निर्वात होगा। अगर इस बीच के माध्यम में निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो तो यह बल बदल जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। और यहाँ हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज करते हैं, अर्थात वैद्युत बल का मान बदल जाएगा। तब वैद्युत बल का मान Fe डैश अगर कर दें तो Fe डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गई, यहाँ पे ये निर्वात की विद्युतशीलता थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R², या फिर लिख सकते हैं Fe डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², मतलब बल K टाइम्स के माध्यम का परावैद्युतांक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बल, वैद्युत बल K टाइम्स घट जाता है अगर निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो दो आवेशों के बीच कूलाम बल उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन दो द्रव्यमानों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा पॉइंट उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।